हेलो दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के सेट नंबर 7 के टोटल 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे। ये सभी प्रश्न एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश किस माध्यम से कर सकते हैं। तो राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन अपने स्वविवेक के अनुसार कर सकता है। इसका आंसर होगा अपने स्वविवेक से वह राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। अगला है, मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए बिना अधिक से अधिक कितने समय तक अपने पद पर बना रह सकता है। तो मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए बिना वह कम से कम 6 माह तक अपने पद पर बना रह सकता है। अगला, राज्य की मंत्रिपरिषद के सदस्यों के वेतन तथा भत्ते कौन निर्धारित करता है। तो राज्य के मंत्रिपरिषद के सदस्यों के वेतन और भत्ते वह राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित किया जाता है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राज्य के विधानमंडल के द्वारा। अगला प्रश्न है, संसद किसी भी राज्य की विधान परिषद को किसकी सिफारिश पर समाप्त कर सकती है। तो संसद किसी भी राज्य की विधान परिषद को राज्य की विधानसभा की सिफारिश पर उसको भंग कर सकती है, समाप्त कर सकती है। ठीक है, संसद किसी भी राज्य की विधान परिषद को किसकी सिफारिश पर समाप्त कर सकती है, तो वह है राज्य की विधानसभा की सिफारिश पर। अगला, राज्य विधानमंडल के सदस्य किस प्रकार सरकार का ध्यान जन महत्व के मामलों की ओर आकर्षित करते हैं, तो वह है स्थगन प्रस्ताव। इस माध्यम से राज्य विधानमंडल के सदस्य सरकार का ध्यान जन महत्व की ओर आकर्षित कर सकते हैं। किसके माध्यम से, तो स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से। अगला है, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श से करता है। तो राष्ट्रपति उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति यह उच्च न्यायालय के माध्यम से भी करेगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के माध्यम से भी करेगा, राज्य के राज्यपाल के भी माध्यम से करेगा। यानी कि इनमें से सभी इनके लिए उपयुक्त है। यानी इन सभी माध्यम से राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति इनसे परामर्श लेके कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या वह संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगला, भारत में संघीय राज्य व्यवस्था अपनाई गई है जो कि केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे पर आधारित है, परंतु किस शक्ति का बंटवारा केंद्र तथा राज्यों में नहीं किया जा सकता। तो वह है न्यायिक शक्ति का बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच में नहीं किया जा सकता है। अगला है, कौन सा विषय 42वें संशोधन द्वारा 1976 में राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है। तो कौन सा विषय 42वें संशोधन 1976 के द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है, तो वह है शिक्षा जो कि पहले राज्य सूची का विषय था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्यों को भारत की संचित निधि से सहायता अनुदान प्रदान करता है या किसकी सिफारिश पर किया जाता है। तो केंद्र राज्यों को भारत की संचित निधि से सहायता अनुदान प्रदान करता है। यह किसकी सिफारिश पर होता है, तो यह वित्त आयोग की सिफारिश पर किया जाता है। अगला है, संपूर्ण देश को कितनी क्षेत्रीय परिषदों में बांटा गया। तो संपूर्ण देश को 6 क्षेत्रीय परिषदों में बांटा गया है। और वो 6 क्षेत्रीय परिषद कौन कौन से हैं, तो दिखाते हैं, देखिएगा उसमें ये क्षेत्रीय परिषद 6 क्षेत्रीय परिषद उनमें कौन कौन शामिल है। तो ये है आपका क्षेत्रीय परिषद में देखिए, तो ये 6 क्षेत्रीय परिषद यहाँ पे आप देख रहे होंगे। पहला है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, उसके बाद उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में जो आ रहा है यहाँ पे देखिएगा, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान आ रहा है, जो कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में है। और उसके बाद आप देख रहे होंगे कि दूसरे नंबर पर है उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा आता है। तीसरा है केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश शामिल है। चौथा है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, जो कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जिसमें संबंधित है।
पाँचवा है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, जिसमें दादर और नगर हवेली और दमन और द्वीप, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र हैं। और छठा जो है दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद है, जिसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना आता है। यानी कि सभी जो है भारत को जो है संपूर्ण भारत को 6 क्षेत्रीय परिषदों में बांटा गया। पहला जो कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद है, दूसरा उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है, तीसरा केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद है, चौथा पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है, पाँचवा पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद है और छठा जो है वह है दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। तो ये 6 जो है क्षेत्रीय परिषद हैं भारत को, जो भारत में जो है बांटा गया है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस संशोधन ने, लगता है यहाँ कुछ और प्रश्न छोड़िए। हाँ, इसमें से प्रश्न है 12 नंबर में, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में भी स्थापित नहीं किया जा सकता। तो जीवन का अधिकार जो है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है, यह जो है मौलिक अधिकार की आपातकालीन स्थिति में भी स्थापित नहीं किया जा सकता। जीवन का अधिकार या जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इनको जो है मौलिक अधिकार की आपातकालीन स्थिति में जो है स्थापित नहीं किया जा सकता। जीवन का अधिकार यानी कि जीने का अधिकार या व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भी बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है किस संशोधन ने लोकसभा द्वारा संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन करने का अधिकार की पुष्टि देता है। तो 24वां संविधान संशोधन जो है, 24वां संविधान संशोधन जो है, यह जो है संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन करने के अधिकार की पुष्टि करता है 24वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है संविधान का प्रथम संशोधन जो कि 1951 में किया गया किस विषय से संबंधित है। तो संविधान का जो प्रथम संशोधन जो 1951 में किया गया वह कुछ राज्यों द्वारा भूमि संबंधी सुधार नियमों को संरक्षण प्रदान करने से संबंधित है। अगला भारत के संविधान में संशोधन का प्रस्ताव कौन प्रस्तुत करता है। तो भारत के संविधान में जो संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत करता है वह सिर्फ और सिर्फ संसद कर सकता है। अगला प्रश्न है कि संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर देश की प्रभुसत्ता तथा अखंडता की रक्षा हेतु अंकुश लगाया गया है। तो यह 16वां संशोधन द्वारा जो है नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर देश की प्रभुसत्ता तथा अखंडता की रक्षा हेतु अंकुश लगाया गया है। अगला भारत के संविधान में 3 प्रकार की सेवाओं का उल्लेख है जो कि इस प्रकार हैं। तो भारत के संविधान में जो 3 प्रकार की सेवाएं हैं वह है अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं और अगला है राज्य सेवाएं। ये 3 प्रकार की सेवाएं जो हैं भारत के संविधान में उल्लेखित किया गया है, अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं तथा राज्य सेवाएं। अगला है संघीय लोक सेवा आयोग को किसकी सिफारिश पर अतिरिक्त कार्य सौंपे जा सकते हैं। तो ये है संसद, ठीक है। संघीय लोक सेवा आयोग को किसकी सिफारिश पर अतिरिक्त कार्य सौंपे जा सकते हैं, तो वह है संसद। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवाएं नहीं हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवाएं नहीं हैं, तो वह है भारतीय विदेश सेवा जो कि अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत नहीं आता है। अगला निम्नलिखित में से किस आयोग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा व भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश की थी। निम्नलिखित में से किस आयोग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा व भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश की थी, तो वह है राजा मन्नार आयोग। इन्होंने जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा व भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके कार्य से पूर्व कौन हटा सकता है। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके कार्यकाल से पूर्व जो है पद से हटाने की शक्ति जो है वह है राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर ऐसा कर सकता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके कार्यकाल से पूर्व पद से हटा सकता है। तो ये कार्य कौन करेगा, यह कार्य करेगा राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर। अगला भारत के मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को जो नियुक्त करता है वह है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है भारत के मुख्य न्यायवादी को नियुक्त कौन करता है, तो उनका नाम है राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति जो है भारत के मुख्य न्यायवादी को नियुक्त करता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार के प्रमुख कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करता है। तो भारत के जो
भारत सरकार की प्रमुख कानूनी सलाहकार के रूप में जो कार्य करता है उसको कहते हैं भारत का महान्यायवादी। यानी भारत का महान्यायवादी जो है कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग में एक सभापति तथा कितने अन्य सदस्य होते हैं? तो वित्त आयोग में जो है एक सभापति होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं, टोटल हो गया 5। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आरक्षण से संबंधित क्रीमी लेयर का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्रीमी लेयर जो है वह आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न लोग के लिए जो है या जो है प्रावधान किया गया है। तो क्रीमी लेयर का संबंध किससे है? आर्थिक दृष्टि से संपन्न लोग से। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए अल्पसंख्यक आयोग का गठन सर्वप्रथम कब किया गया? तो अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा के लिए अल्पसंख्यक आयोग का गठन जो है सर्वप्रथम 1979 में किया गया था, यानी 1979 में। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक मान्यता कब प्रदान की गई? तो अल्पसंख्यक जो है इनको संवैधानिक मान्यता जो है 1992 में प्रदान किया गया था। अगला, पिछड़ी जातियों के लिए मंडल आयोग का गठन कब किया गया? तो पिछड़ी जातियों के लिए मंडल आयोग का गठन 1978 में 1978 में किया गया है। अगला, संविधान द्वारा मान्य क्षेत्रीय भाषाओं को किस सूची में सम्मिलित किया गया है? तो जो भाषाओं से संबंधित सूची है वह है 8वीं अनुसूची, जिसमें कि पहले 14 भाषाएं थी, बाद में और 8 जुड़ गया तो टोटल भाषा हो गया 22 को। यानी अभी वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 22। अगला प्रश्न है, भले ही हिंदी भारत की सरकारी भाषा है परंतु अंग्रेजी को भी सरकारी भाषा के रूप में बने रहने की अनुमति जो है कब तक दी गई? तो इसकी जो है समय का निर्धारण नहीं किया गया, यानी यह अनिश्चित अवधि के लिए जो है इसका प्रावधान किया गया है। अगला, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने का मुख्य कारण क्या था? तो विशेष राज्य का दर्जा देने का कारण है राज्य सरकार को विलय के समय एक आश्वासन दिया गया था, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ? तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक्स है, इसको सुधारना है। तो यहाँ पे जो 1952 किया गया है इसको सुधारना है और यहाँ पे करना है 1957। तो आपका आंसर हो जाएगा जो है, ये आंसर हो जाएगा आपका 26 जनवरी 1957। यानी कि जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ है? तो आपका आंसर होगा 26 जनवरी 1957, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1957 यानी 26 जनवरी 1957 को जो है जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हो गया था। अगला, जम्मू कश्मीर सरकार के अध्यक्ष को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो जम्मू कश्मीर के सरकार के अध्यक्ष को जो है मुख्यमंत्री के नाम से संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न है, संचित निधि में धन का प्रवाह किस स्रोत से होता है? तो संचित निधि में धन का प्रवाह जो है वह राजस्व, ऋण, नए ऋण और ऋणों की वापसी के माध्यम, यानी तीनों माध्यम से जो है संचित निधि में धन का प्रवाह होता है। इसके लिए आपका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अगला, संचित निधि में से धन खर्च करने के लिए किसकी स्वीकृति की आवश्यकता पड़ती है? तो जो है संचित निधि से धन खर्च करने के लिए आपको संसद का जो है ना स्वीकृति प्रदान करना होगा, यानी स्वीकृति लेना होगा संसद से। यानी संचित निधि से अगर आप धन खर्च करते हैं तो इसके लिए स्वीकृति किसे लेना होगा? संसद से। अगला, भारत की आकस्मिक निधि की स्थापना जो है वह किसके द्वारा की गई है? तो भारत की आकस्मिक निधि की स्थापना जो है संसद द्वारा 1950 में पारित अधिनियम के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की आकस्मिक निधि से आकस्मिक खर्चों के लिए धन उपलब्ध कराने की शक्ति किसके पास है? तो भारत की आकस्मिक निधि से आकस्मिक खर्चों के लिए धन जो है उपलब्ध कराने की जो शक्ति है वह है राष्ट्रपति के पास। अगला, भारत के चुनाव नियमों के अनुसार किसी भी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार जो है वह कितने समय पूर्व समाप्त होना चाहिए? तो मतदान के समय से 48 घंटे पूर्व जो है ये जो चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार जो होता है उसको बंद कर लिया जाना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे चुनाव मतदान के समाप्त होने के समय से 48 घंटा पहले। अगला है, मूल संविधान के अंतर्गत मतदान की आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई थी, जिसे बाद में संविधान में संशोधन कर 18 वर्ष कर दिया गया। ऐसा किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पर भी थोड़ा सा सुधार करने की ज़रूरत है। तो
यहाँ पे जो है कुछ आंसर यहाँ पे गलत हो गया है, तो इस ऑप्शंस को जो है नहीं लेना है। यहाँ पे लिखना है 1989, तो आपका आंसर हो जाएगा 1989। यानी कि मतदान की आयु जो है, यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ पे कुछ। देखिए ये चीज़ें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। चलिए, तो सबसे पहले भारत में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान की आयु जो है 21 से कर दिया गया है 18। और ये संशोधन अगर आपसे पूछा जाए तो हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 88, ठीक है, 1988। और यह अनुच्छेद की बात किया जाए तो अनुच्छेद 326 में संशोधन करके ऐसा प्रावधान किया गया है। तो इस विधेयक को 15 दिसंबर 1988 को लोकसभा में पारित किया गया था और 20 दिसंबर 1988 को यह बिल जो है राज्यसभा में पारित हुआ। और इस विधेयक पर 28 मार्च 1989 को राष्ट्रपति वेंकट रमन ने स्वीकार कर लिया इस विधेयक को, और 28 मार्च 1989 को यह पूरी तरह से लागू हो गया, जो कि आपके ऑप्शन में दिया हुआ है। दिया हुआ नहीं था, तो यहाँ पे आपको जो आंसर बनेगा वो होगा 1989। और आगे देखते हैं, जिस प्रधानमंत्री ने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की आयु कर दिया, उस प्रधानमंत्री का नाम है राजीव गांधी। और भारत में लोकसभा के पहले आम चुनाव जो है 25 अक्टूबर 1951 और 21 फरवरी 1952 के बीच में हुआ था। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसको आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को कम से कम जो है कितने राज्यों और कितना प्रतिशत वैध मत प्राप्त करना होता है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 4 या उससे अधिक राज्यों में 6% वैध जो है मत प्राप्त करना अनिवार्य हो जाता है। यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला है, पंचायती राज एक ये जो है कैसी संस्था है? तो पंचायती राज जो है यह एक प्रशासनिक संरचना है। अगला, किस राज्य ने अभी तक पंचायती राज लागू नहीं किया है? तो यहाँ पर भी एक कुछ पॉइंट्स है जिसको आपको ध्यान देना है। ये कुछ राज्य हैं जिनमें जो है पंचायती राज की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। तो इनमें से हैं, पहले नंबर पर नागालैंड, उसके बाद है मेघालय, उसके बाद है मिजोरम। यानी कि नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में पंचायती राज व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। तो नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में से एक ऑप्शंस में है जो कि है नागालैंड। तो आपका आंसर हो जाएगा नागालैंड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के स्पीकर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश इत्यादियों के वेतन और भत्ते का जो उल्लेख है वह किस अनुसूची में है? तो वेतन और भत्ते का उल्लेख जो है वह दूसरी अनुसूची में है। शपथ ग्रहण का बात किया जाए तो आपका आंसर होगा तीसरी अनुसूची। तो यहाँ पे वेतन और भत्ते की बात हुई तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरी अनुसूची। अगला है, स्वर्ण सिंह समिति किस प्रश्न पर विचार हेतु गठित की गई है? तो स्वर्ण सिंह समिति जो है यह जो है भारत के लिए अध्यक्षीय सरकार कहाँ तक उपयुक्त है, इस विषय पर जो है स्वर्ण सिंह समिति ने प्रश्न पर विचार हेतु गठित किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि अपने निर्णय अथवा घोषणा का पुनर्लोकन कर सकता है? तो यह जो है अनुच्छेद है 137, जिसमें यह वर्णन किया गया है कि संविधान जो है सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार देता है कि वह अपने निर्णय अथवा घोषणा का पुनर्विलोकन कर सकता है। अगला है, निचली फौजदारी अदालतों के शिखर पर कौन सी अदालत है? तो निचली फौजदारी अदालतों के शिखर पर जो है सेशन जज की अदालत जो है होती है। निचली फौजदारी अदालतों के शीर्ष पर कौन सी अदालत होती है? तो वह है सेशन जज की अदालत।
अगला है, सर्वोच्च न्यायालय में हिंदुत्व की व्याख्या किस मामले में की गई थी? तो मनोहर जोशी केस में सर्वोच्च न्यायालय में जो है हिंदुत्व के मामले पर व्याख्या किया गया था। अगला प्रश्न है, जो विधेयक सरकार को खर्चा करने की अनुमति देता है उसे क्या कहा जाता है? तो जो विधेयक जो है सरकार को खर्चा करने की अनुमति देता है उसे विनियोग विधेयक बोलते हैं। अगला है, जब संसद बजट के पारित होने पर संसद खर्चों के लिए एक अग्रिम राशि प्रदान करती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे लेखा अनुदान कहा जाता है। जब संसद बजट के पारित होने पर संसद खर्चे के लिए एक अग्रिम राशि प्रदान करती है तो उसे लेखा अनुदान कहा जाता है। अगला और लास्ट है, राष्ट्रपति को निम्न में से किस मामले में संपूर्ण वीटो प्राप्त है? तो गैर सरकारी विधेयक के मामले में राष्ट्रपति को संपूर्ण वीटो प्राप्त है। तो ये थे आज के सभी 50 MCQ। अगर आपको ये प्रश्न अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।